जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं, सभी कॉलेजों में कल यानी 6 मई 2026 को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर में। जिनका मेन एग्ज़ाम है, जिनका बैक एग्ज़ाम है, दोनों बच्चों का पॉलिटिकल साइंस के पेपर टू का नाम क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आज के इस क्लास में क्या है, तो पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा 2025 का। काफ़ी एक्सप्लेन करके क्वेश्चन पेपर को बताया जाएगा। 75 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, क्लास थोड़ा डीपली होगा, समय लगेगा, ध्यान से और धैर्य से पढ़ना होगा। ठीक है, बाकी ये जो क्लास है आपका राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर और महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बीयू झांसी के लिए है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, बलरामपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय है। यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अपना क्वेश्चन पेपर देख लेंगे सभी लोग। चलिए, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके पास एक क्वेश्चन पेपर पहुंच गया है, तो आपके विश्वविद्यालय के जितने भी आपके दोस्त हैं, साथी सहपाठी हैं, रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों से इसमें पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में हुआ? तो यह आपके अजरबैजान में हुआ था। कब हुआ था, इसको किस नाम से जाना जाता है, यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का जो 29वां जलवायु सम्मेलन परिवर्तन है, ये इसे आमतौर पर COP 29, ठीक है ना, COP 29 के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है आपका 11 से लेकर के, ठीक है, 11 से लेकर के 22 नवंबर सॉरी, ठीक है ना, 11 से लेकर के 22 नवंबर 2024 को, ठीक है ना, अजरबैजान के कहाँ हुआ था, बाकू में। कभी कभी क्या होता है कि स्थान का नाम दे करके डीपली क्वेश्चन पूछना होता है, तो उस स्थान के जहाँ पर हुआ रहता है वहाँ का नाम देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में हुआ, अजरबैजान में। किस नाम से जाना जाता है इसे, COP 29 के नाम से जाना जाता है। हुआ कब था, तो 11 से 22 नवंबर 2024 को, कहाँ, अजरबैजान के बाकू में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है, इसमें किसने गुटनिरपेक्षता को गठबंधनों से पृथक करने की नीति के रूप में परिभाषित किया? तो यह परिभाषित किया है जॉर्ज श्वार्जर बर्गर ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो हेग में स्थित है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। अब जो यहाँ पर हेग लिखा है ना, अब हेग को हटा करके यहाँ पर कोई और नाम दे देता है। जैसे यहाँ पेरिस, शिकागो, लंदन लिखा है ना, तो यहाँ हेग का नाम हटा करके किसका नाम दे देता है, जिस देश में ये स्थित है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नीदरलैंड में। कहाँ, ठीक है, नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड के द हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है आपका, इंटरनेशनल कोर्ट है ना, इसकी स्थापना कब करी गई थी, ये इम्पोर्टेंट है। 1945 में। ठीक है ना, 1945 में कार्य शुरू होने का जो समय है 1946 था और स्थापना होती है 1945 में। ठीक है, ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, भारत की लुक ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो यह आपका शुरू हुई थी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। ठीक है, क्या, लुक ईस्ट नीति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछा है, DDU में भी आपका पूछा था, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में भी आपका पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मोदी गवर्नमेंट है ना, इसमें बदलाव करी थी 2014 में। क्या बदलाव करी थी, तो ध्यान रखेंगे। पहला ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा ना कि लुक ईस्ट नीति जो है आपका किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई थी, नरसिम्हा राव की। ठीक है, कब शुरू हुई थी लुक ईस्ट नीति, ये भी पूछेगा, तो याद रख लीजिएगा 1991 में आपका शुरू की गई थी। ठीक है ना, PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में।
ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। बाद में, ठीक है, 2014 में याद रख लीजिएगा, ठीक है, 1 सेकंड। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आती है भारत में, तो ये जो लुक ईस्ट नीति है ना, इसका नाम चेंज कर देती है। तो नाम चेंज कर देती है सर, तो नाम क्या रखती है? लुक एक्ट नीति, ठीक है ना, लुक एक्ट नीति, लुक एक्ट, ठीक है, लुक एक्ट नीति इसको कर देती है। तो याद रखिएगा ये भी चीज़, क्योंकि ये कई यूनिवर्सिटी में आपसे पूछे जा सकते हैं और आपके यूनिवर्सिटी में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है कि निम्नांकित में से किसका संबंध शीत युद्ध संकट से नहीं है? शीत युद्ध यानी कोल्ड वार से नहीं है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, देखिए बर्लिन संकट 1961 कोल्ड वार से संबंधित है। क्यूबा संकट भी आपका कोल्ड वार से संबंधित है। भारत चीन युद्ध 1962 ये कोल्ड वार से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा की गई थी? तो मोदी गवर्नमेंट ने करी थी 2014 में, ठीक है ना। लुक ईस्ट नीति को लुक एक्ट नीति बना दी गई थी 2014 में। यहाँ पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता रखी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सॉफ्ट पावर शब्द निम्नांकित में से किसकी निर्मित है? अच्छा, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे कह रहा है कि सॉफ्ट पावर जो शब्द है ना, इसको किसने गढ़ा था या फिर किसने दिया था सॉफ्ट पावर शब्द को? जोसेफ एस ने दिया था, ठीक है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जोसेफ नाई थे ना, ये जो सॉफ्ट पावर शब्द है, ठीक है, इसका यूज कब किए थे ये पूछता है, तो 1990 के दशक में, ठीक है ना, 1990 के दशक में। इसका अर्थ पूछता है, तो क्या होता है सॉफ्ट पावर शब्द का? बल या जबरदस्ती के बजाय आकर्षण यानी अट्रैक्शन और अनुनय के माध्यम से दूसरे को प्रभावित करना, ठीक है। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जोसेफ एस नाई की, बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर टू अमेरिकन पावर। 1990 में ये पुस्तक लिखते हैं, बहुत ही फेमस पुस्तक है, पूछा भी जाता है कभी कभी, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही डीपली पूछता है। देखिए पूछा है, WTO निम्न में से किस संख्या के आधिकारिक के रूप में कार्य कर रहा है? यानी WTO किसके स्थान पर काम कर रहा है सीधे सीधे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है ना। और ये किसके स्थान पर काम कर रहा है? तो गैट के स्थान पर काम कर रहा है, GATT, ठीक है, गैट के स्थान पर काम कर रहा है। गैट का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। पहले देखें, जो गैट है ना, GATT, पहले गैट के नाम से जाना जाता था, लेकिन याद रखिएगा 1 जनवरी 1995, ठीक, 1 जनवरी 1995, ठीक है ना। 1 जनवरी 1995 को मार्केस समझौता होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, मार्केस समझौता कब हुआ था, ठीक है ना। मार्केस समझौता, ठीक है, इतना समझ जाइएगा। मार्केस समझौता कब हुआ था? 1 जनवरी 1995। जब मार्केस समझौता 1 जनवरी 1995 को होता है, तो उसी समय गैट के स्थान पर WTO की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है ना। गैट का नाम बदल करके WTO कर दिया जाता है। अब पूछता है, गैट की स्थापना कब करी गई थी? गैट की स्थापना करी गई थी 1948 में। अब WTO की स्थापना कब करी गई थी? 1 जनवरी 1995 को, ठीक है ना। सारा चीज़ क्लियर हो गया। देखिए किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा ना, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन का आप हमसे पूछ सकते हैं। और एग्ज़ाम के बाद आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए पेपर 1 मैं आपसे करा नहीं पाया, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन पेपर 2 मैंने करा दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पेपर 1 और पेपर 2 एग्ज़ाम के बाद आप लोग ज़रूर क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश मेकांग गंगा सहयोग परियोजना का हिस्सा नहीं है? मेकांग गंगा परियोजना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसे शॉर्ट फॉर्म में MGC कहते हैं। पूछता है MGC का फुल फॉर्म क्या है? मेकांग गंगा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट या फिर मेकांग गंगा परियोजना।
अब इसका हिस्सा कौन नहीं है मेकंग गंगा परियोजना का, तो इसमें से आप देखेंगे जो मलेशिया है, ठीक है ना, ये आपका मेकंग गंगा सहयोग का हिस्सा नहीं है। अब इसके एमजीसी के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो लाओस है आपका, भारत है और वियतनाम है। 3 देश आपको यहीं मिल गए। मेकंग गंगा में आपके 6 सदस्य देश हैं। कौन कौन से, 3 आपके यहीं है ना। अच्छा, 6 को मैं नाम बता दे रहा हूँ। पहले आप लोग लीजिएगा, हमारा प्यारा देश भारत रहेगा इसमें, ठीक है ना। उसके बाद कौन है, थाईलैंड है, मैं लिख दूँ, ठीक है। भारत, थाईलैंड, म्यांमार है आपका, चलिए म्यांमार है इसमें आपका, ठीक है। और कंबोडिया है, कंबोडिया हो गया आपका। लाओस है, ठीक है, लाओस। और कौन है एक देश, वियतनाम है, ठीक है ना, वियतनाम। ये 6 देश हैं आपके, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ये मेकांग गंगा परियोजना के ये 6 सदस्य देश हैं, ठीक है ना। इनको याद रखिएगा। अगर बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से निगेटिव क्वेश्चन पूछेगा, तो आप एकदम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुई है वो कब हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, पूछता है चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो कुछ लोग जानते हैं, आपको पता ही होगा, 1973 में ये शुरू हुई थी। कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है ना, उत्तराखंड में शुरू हुई थी, ठीक है सर। उत्तराखंड में शुरू हुई थी, उत्तराखंड नाम नहीं लिख करके क्या देता है, चमोली, क्योंकि ये कहाँ से शुरू हुई थी, चमोली ज़िले से, ठीक है ना। उत्तराखंड के चमोली ज़िले से शुरू हुई थी चिपको आंदोलन 1973 में, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे प्रमुख जो इसमें नेतृत्व करती है ना, उनका नाम क्या है, गौरा देवी, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है। और इसमें उस समय जो प्रधानमंत्री थी, पूछता है चिपको आंदोलन के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जब ये आंदोलन होता है ना, तो ये आंदोलन 1980 में हिमालयी क्षेत्र के व्यावसायिक रूप से जो पेड़ों की कटाई होती है ना, उस पर 15 साल के लिए बैन लगा देती हैं इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, IORA का फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 1997 को हुई थी, ठीक है ना, 1997। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी आपके कई एग्जाम में पूछ चुका है। एजेंडा 21 संबंधित है मानवाधिकार से, पर्यावरण से, महिला विकास से या परमाणु अप्रसार से। एजेंडा 21 पर्यावरण से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है ना। अच्छा, जो एजेंडा 21 है ना, ये संबंधित किससे है, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन आयोजित की जाती है, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। उसी समय ये एजेंडा 21 उसी में रखा जाता है और पर्यावरण से ये संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एजेंडा 21 जो आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो होता कब है, 1992 में, ठीक है। कहाँ, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। चले, प्रश्न नंबर 14 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे वर्साय की संधि, निशस्त्रीकरण की विफलता और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विफलता। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुंबई में 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ। 2008 में 26/11 हमला हुआ था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित करना है और यहाँ दिया गया है आपका, ठीक है। क्वेश्चन है कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, तो यह आपका गरीबी एवं भूख से संबंधित है। ए का हो गया आपका चौथा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, मार्शल योजना, ये आपका यूरोपीय पुनरुत्थान से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका पहला, ठीक है। 77 समूह आपका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार से संबंधित है, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर आपका डी बचा है, गैट। गैट के स्थान पर काम कौन कर रहा है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा। चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा देख लेंगे किसमें सही है।
चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो यूरोपीय आयोग है, द यूरोपियन कमीशन, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, पूछा गया है बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? ठीक है, बिम्स्टेक, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा आप लोग, पूछा जाता है। बिम्स्टेक की स्थापना जो हुई थी ये 1997 में करी गई थी, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा गया है, मानवाधिकार से संबंधित गैर सरकारी संगठन है। मानवाधिकार से संबंधित गैर सरकारी संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा गया है, देखें यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। कहाँ? फ्रांस, पेरिस, ठीक है। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 1945 में, ठीक है ना। क्लियर हो गया, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है, ये एक बुक का नाम दिया गया है, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मार्गेस्टन्स, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है, भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और है कि अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था। कब कब गिराया था? बम का नाम क्या था? डेट क्या था? ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो भी आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ठीक है, नहीं तो क्लास ख़त्म होते ही वो क्वेश्चन आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी अगर होगा तो मैं लास्ट में बता दूंगा, नहीं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पूछा है कि भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? तो आपके दिमाग में चलेगा कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। दो परमाणु परीक्षण किए थे, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया गया था। 1998 में किया गया था द्वितीय परमाणु परीक्षण, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। परीक्षण का नाम क्या था? यानी जो द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था इसका कोड नेम पूछता है, क्या था? ठीक है, ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति कोड नेम था द्वितीय परमाणु परीक्षण का। कब हुआ था? 1998 में। डेट क्या था? 11 से 13 मई के बीच में, ठीक है। स्थान क्या था? पोखरण। पोखरण कहाँ है? ठीक है, कहाँ हुआ था? पोखरण में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान याद कर लीजिएगा इतना, ठीक है ना। पूछता है कि जब द्वितीय परमाणु परीक्षण होती है तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। अब आपके दिमाग में चलेगा कि जो द्वितीय है यहाँ पर प्रथम कर दें, ठीक है ना। भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में। ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है। 1974 में भारत अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। कोड नेम पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है ना। स्माइलिंग बुद्धा, ये इसका कोड नेम था प्रथम परमाणु परीक्षण का, ठीक है ना, 1974 में। ये भी आपका राजस्थान के पोखरण में किया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिएगा। आपसे पूछा गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए भैया देखते हैं कथन क्या है, आपका स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ आपका दिया है कि आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है ना, आईएमएफ और आपका यहाँ आईबीआरडी, ठीक है ना, आईबीआरडी दोनों के मुख्यालय जो हैं वाशिंगटन डीसी में है। यहाँ दो क्वेश्चन आपके बन गए, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। जो आईबीआरडी है इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है आपका। अब दूसरा क्या कह रहा है, भारत का आईएमएफ, ठीक है ना, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसमें 10% हिस्सा है, ये गलत है। 2.5 दो दशमलव कुछ के करीब है, ठीक है ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन 2 पॉइंट कुछ के करीब है। तो ध्यान रखेंगे 10% नहीं है, तो कथन 2 आपका गलत है, ठीक है ना। कथन 1 ही केवल आपका सही है, तो देख लेंगे कौन सा इसमें से सही है।
कथन एक हमारा क्या है, दोनों सत्य नहीं है, ठीक है ना, और दोनों असत्य भी नहीं है। कथन एक असत्य है नहीं, कथन एक आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कथन दो आपका असत्य है, ठीक है। यहाँ डी वाला करेक्ट है, लेकिन इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में देखें दोनों आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इंग्लिश वाले हम लेकर के नहीं चलेंगे, हमारा हिंदी वाला सही है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चले, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ 24 नंबर पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है भैया। चीन चाइना किससे संबंधित है, गलवान की घटना से संबंधित है, ऊपर आपने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ए का हो जाएगा दूसरा। बांग्लादेश से हमारा कौन सा विवाद चलता है, बांग्लादेश से हमारा चलता है भूमि सीमा समझौता, ठीक है ना, बी का हो जाएगा आपका तीसरा। अब पाकिस्तान से हमारा कौन सा चलता है, तो जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है बलिहार जल विद्युत परियोजना, ये पाकिस्तान से हमारा रिलेटेड है, ठीक है ना, सी का हो जाएगा चौथा। और नेपाल से हमारा काला पानी का विवाद है, तो डी का हो जाएगा आपका पहला, ठीक है। दूसरा तीसरा चौथा और पहला, दूसरा तीसरा चौथा और पहला देख लेंगे किस में है, दूसरा तीसरा चौथा और पहला, दूसरा तीसरा चौथा और पहला ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या पूछा गया है, देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि यथार्थवाद के हमारी बौद्धिक उपकरण मंजूषा टूल बॉक्स में एकल सर्वाधिक उपयोगी उपकरण बने रहने की संभावना है, तो यह आपका स्टीफन वाल्ट ने कहा था, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। इसे थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं, ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है ना। चलें, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 26 नंबर पूछा गया आपसे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश आते थे, धुरी राष्ट्र में आपके इटली जर्मनी और जापान थे, पहला ही ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, केवल एक आपका सही है इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा गया है कि ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण किस संस्था का निर्माण हुआ, तो IMF, अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जब ब्रेटन वुड्स का समझौता हुआ था ना, तो इसमें दो संस्थाओं का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। कौन कौन सी संस्था, तो एक थी आपकी IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और एक था आपका IBRD जो आपने ऊपर पढ़ा है IBRD, ये दो संस्थाओं का निर्माण होता है ब्रेटन वुड्स समझौते के दौरान, केवल एक ही इसमें दिया है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ब्रेटन वुड्स का समझौता कब हुआ था, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो जुलाई 1944 में हस्ताक्षर होता है ब्रेटन वुड्स समझौते पर, और इसमें दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का निर्माण होता है, एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, और दूसरा है IBRD, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे, चलिए। अच्छा, ब्रेटन वुड्स ट्विंस के रूप में भी जाना जाता है ब्रेटन वुड्स समझौते को, पूछता है, देखिए थोड़ा डीपली क्लास है, लंबा चलेगा, लेकिन आपको अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो इसमें 5 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 आपके अस्थायी होते हैं, ठीक है ना, कभी कभी अस्थायी देता है, ठीक है। आपके इसमें 5 क्या हैं, अस्थायी हैं, और 10 आपके अस्थायी हैं, ठीक है। और 5 अस्थायी जो है ना, इनके पास क्या है, वीटो पावर है, ठीक है ना, क्या है, वीटो पावर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, इनमें से कौन सा देश है जिनके पास वीटो पावर नहीं है, तो जब आपको वीटो पावर वाले देशों के नाम याद रहेंगे तभी तो आप OMR शीट पर गोला लगाएंगे, ठीक है। तो वीटो पावर किसके किसके पास है, 5 देशों के पास, तो पहला है आपका चीन, ठीक है ना, और दूसरा है आपका फ्रांस, ठीक है ना, दूसरा है आपका फ्रांस, पहला है आपका चीन, और इसमें तीसरा हो जाएगा रूस, ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका UK यानी इंग्लैंड, और पांचवा हो जाएगा आपका अमेरिका। इन 5 देशों के पास क्या है, वीटो पावर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पूछा गया आपसे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यहाँ पुस्तक का नाम दिया है और यहाँ लेखक का नाम, ठीक है ना। तो ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है, इस पुस्तक को लिखा है हंस मर्गेनथाउ ने, ठीक है ना, तो ए का हो जाएगा आपका चौथा, ठीक है।
पॉलिटिक्स अमंग नेशंस किसने लिखा है? हंस मर्गेनथाउ ने लिखा है। तो बी का हो गया आपका तीसरा। अब यहाँ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को केनेथ वाल्टज ने लिखा है। तो सी का हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है। अब फ्रॉम वेल्थ टू द पावर इस पुस्तक को जकारिया ने लिखा है। डी का हो जाएगा पहला। चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला आपका किस में दिया है? चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना? बिल्कुल। चले, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है इसमें। ठीक है ना? चले, पूछा गया है कि निम्न में से कौन यथार्थवाद का समर्थक नहीं है? यथार्थवाद के समर्थक हैं केनेथ एच डब्ल्यू थॉमसन और जॉर्ज एफ केनन। ठीक है ना? और इसमें हंस मर्गेनथाउ, ये सभी क्या हैं? यथार्थवाद के समर्थक हैं आपके तीनों। जोसेफ एन, ठीक है ना, जोसेफ जो नाई हैं, ये आपके ये यथार्थवाद से संबंधित नहीं हैं। इन्हें पूछा जाता है, ये जो जोसेफ नाई हैं ये किससे संबंधित हैं? ये नव उदारवाद से संबंधित हैं। ठीक है ना? नव उदारवाद से संबंधित हैं। इन्होंने सॉफ्ट पावर और जटिल अन्योन्याश्रय की अवधारणाएं दी जो यथार्थवाद शक्ति केंद्रित राजनीति से अलग हैं। ठीक है ना? दो अवधारणाएं इन्होंने दी थी जोसेफ नाई ने, सॉफ्ट पावर और जटिल अन्योन्याश्रय। ठीक है ना? अन्योन्याश्रय। चलिए, एक बार पढ़ भी लीजिएगा, किताब में होगा ये आपके। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? देखिए, पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को, ठीक है, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है ना? तो अभिकथन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है। तो ठीक है भैया, ये कथन तो आपका सही है। अब कारण क्या है? कारण है कि मानवाधिकार मानव के विकास और उनकी अस्मिता के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। यानी दोनों, जो कथन है और कारण है, दोनों सत्य हैं। और जो आपका कारण है वो बिल्कुल कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है? देखिए, सार्क का नया सदस्य है। सार्क का नया सदस्य देश कौन सा है? अफगानिस्तान आपका सार्क का नया सदस्य है। सार्क की स्थापना कब करी गई थी? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना? सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा। सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर। ठीक है ना? 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ? बांग्लादेश के ढाका में सार्क की स्थापना करी गई थी। ठीक है ना? आपके एग्जाम में पूछता है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। ठीक है ना? काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। ठीक है। कई क्वेश्चन यहाँ आपके बनेंगे। ठीक है। पूछता है सार्क का फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ इसका फुल फॉर्म है। और इसमें नया देश कौन सा है? अफगानिस्तान। जब अफगानिस्तान नया देश है सर, तो ये इसमें जुड़ा कब था? तो ये 2007 में जुड़ा था। ठीक है ना? अफगानिस्तान 2007 में सार्क में आकर के जुड़ा था। किस सम्मेलन में? तो 14वें शिखर सम्मेलन में आकर के जुड़ता है। ठीक है। कौन सा सदस्य बना था? तो 8वां सदस्य ये बना था। ठीक है ना? बहुत सारे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक ही लाइन में आप बता दिया। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर रह गया कि सार्क में कौन कौन से सदस्य देश हैं। मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। अफगानिस्तान है आपका, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से यह किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है कि समस्या समाधान सिद्धांत विश्व को उस रूप में मानता है जैसा कि वह प्रचलित सामाजिक एवं शक्ति संबंध और संख्याओं के साथ उसमें पाता है, जिसमें वे कार्रवाई के लिए दी गई रूपरेखा के रूप में संगठित किए जाते हैं। तो यह आपका कहा था रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या पूछा गया है? भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना, एससीओ। ठीक है, भारत एससीओ का सदस्य देश कब बना था? 2017 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। एससीओ का फुल फॉर्म पूछता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है 35। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है?
बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है ना। तो ये सभी, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में ही अरे ससुरा गलत क्वेश्चन दिया है। देखिए इसमें कौन कौन से बिम्स्टेक में है? बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है, और इसमें भूटान है, भारत है, म्यांमार भी है आपका, ठीक है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है, ठीक है, चारों हैं आपके। तो हो सकता है ये क्वेश्चन में ही एरर है, हो सकता है गलती से दे दिया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसे स्किप कर देते हैं, ठीक है। बाकी याद रखिएगा बिम्स्टेक में ये चारों सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। अच्छा, पूछता है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब करी गई थी और किस घोषणा के द्वारा की गई थी? तो बिम्स्टेक की जो स्थापना है ना, ये बैंकॉक, आपके एग्जाम में कई बार पूछता है, ठीक है ना, बैंकॉक घोषणा। बिम्स्टेक की स्थापना किस घोषणा के द्वारा हुई थी? बैंकॉक घोषणा के द्वारा हुई थी। कब करी गई थी? 1997 में, ठीक है ना, 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से स्थापित होता है बिम्स्टेक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलिए, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 36 नंबर आपसे पूछा गया है कि विश्व राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रतिमान मार्टिन कैपलान द्वारा नहीं दिया गया है? मार्टिन कैपलान ने आपका त्रिध्रुवीय व्यवस्था नहीं दिया है, ठीक है ना, बाकी इन्होंने शांति संतुलन व्यवस्था, शिथिल संतुलन व्यवस्था और दृढ़ ध्रुवीय व्यवस्था दिया है। मार्टिन कैपलान द्वारा कितने विश्व राजनीतिक व्यवस्था के अंग दिए गए थे या फिर कितने भाग इन्होंने बताए थे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के? तो इन्होंने जो मार्टिन कैपलान है, ये 6 प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भाग बताते हैं। कौन कौन से? शक्ति संतुलन प्रणाली, दूसरा है आपका शिथिल द्विध्रुवीय प्रणाली, तीसरा है आपका कठोर द्विध्रुवीय प्रणाली, चौथा है सार्वभौमिक प्रणाली, पांचवा है पदानुक्रमित प्रणाली और छठवां है इकाई वीटो प्रणाली, ठीक है ना। बहुत ही फेमस इनकी पुस्तक है मार्टिन कैपलान की सिस्टम ऑफ प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1957 में ये इसे लिखते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, यह सूक्ति किसके संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है? तो सामूहिक सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है। ये क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटी में आपसे पूछा है। 37 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध कब काल कब है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर पूछा गया है किसका कथन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, इसका तत्कालीन उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है? ये जो स्टेटमेंट है हंस मर्गेनथाउ ने दिया था, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो ये आपका आंतरिक और बाहरी कारक दोनों हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलें, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या पूछा गया है? मोतियों की माला, मोतियों की माला यानी एम्बिटियस प्रोजेक्ट, ठीक है ना, एम्बिटियस प्रोजेक्ट किस देश की महत्वाकांक्षी योजना है? चाइना की। भारत को काउंटर करने के लिए ये मोतियों की माला यानी एम्बिटियस प्रोजेक्ट को पाना चाहता है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या पूछा गया भैया? चले, यहाँ आपसे पूछा गया है स्माइलिंग बुद्धा संबंधित है, परमाणु परीक्षण से संबंधित है स्माइलिंग बुद्धा, अभी ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2024 में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, भारत, ब्राजील, चाइना या जापान? ब्राजील में हुआ था, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया, देखें, डाग हेमार्स कजोल्ड, ठीक है ना, डाग हेमार्स कजोल्ड कौन थे? तो यह आपके कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल थे, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन 45 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जैसे मोहम्मद पाकिस्तान से संबंधित है, आपका आतंकवादी संगठन है, और LTTE ये भारत से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये श्रीलंका से संबंधित है। क्या है? श्रीलंका, ठीक है ना। LTT किससे संबंधित है? LTT श्रीलंका में सक्रिय था, आतंकवादी संगठन है। और जो आयरिश रिपब्लिक आर्मी है ये आयरलैंड से संबंधित है, और ISIS ये सीरिया से संबंधित है, ठीक है ना, इराक और सीरिया से संबंधित है।
अच्छा, एलटीटी क्या है? एलटीटी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यह एक आतंकवादी संगठन था जो श्रीलंका में सक्रिय था, भारत में यह सक्रिय नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, ये श्रीलंका में स्थित कहाँ था? तो श्रीलंका के ये उत्तर पूर्वी हिस्से में, ठीक है, एक स्वतंत्र तमिल राज्य का स्थापित करना चाहता था, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए पूछा गया है, मार्शल मैकलुहान वैश्विक गांव शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ग्लोबल विलेज का प्रयोग करते हैं किसके लिए? ग्लोबलाइजेशन के लिए, वैश्वीकरण के लिए। ये ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपसे पूछा गया है, कौटिल्य द्वारा यानी जो चाणक्य हैं इनके द्वारा प्रतिपादित राज्य मंडल सिद्धांत के संदर्भ में क्या सुमेलित है? तो विजिगीषु, अरि, अरिमित्र और आक्रांत, ये चारों आपके सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा नहीं, चारों आपके राइट हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, पंचशील में क्या सम्मिलित है? पंचशील सिद्धांत में सम्मिलित है अनाक्रमण, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करना है, समान और सहयोग के साथ हमें जीना है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना है, अहस्तक्षेप की नीति, ये सभी पंचशील सिद्धांत से संबंधित हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 चारों आपके क्या हैं? सही हैं, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या पूछा गया है? चलें, पूछा गया है आपसे कि यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार है। यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार पावर है यानी शक्ति। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 50 आपसे पूछा गया है, आसियान का औपचारिक रूप से गठन किस वर्ष हुआ था? 1967 में। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 51 नंबर है, भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग, शांति और मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? 1971 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन था, क्या प्रयोजन था? हिंसली और तमिलों के बीच, ठीक है ना, सजा विषयक संघर्ष समाप्त करना। यहाँ पर देखिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। बी ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर इंग्लिश वाला भी देख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपसे पूछा गया है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा गया है सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया आपसे, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम क्या है? याद रखिएगा, ECSC, ठीक है ना। यानी यहाँ पर याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछेगा तो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1951 में। याद रख लीजिएगा डेट 18 अप्रैल, ठीक है ना, 18 अप्रैल 1951। अच्छा, पूछता है जो यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय है, ठीक है ना, यूरोपीय कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ये किस संधि के द्वारा स्थापना की गई थी इसकी? तो पेरिस संधि के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है ना। पेरिस संधि के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और इसका प्रस्ताव किसने दिया था? तो फ्रांस के विदेश मंत्री थे रॉबर्ट शूमन, ठीक है ना। इन्होंने 9 मई 1950 को, ठीक है, ये प्रस्ताव रखा था और ये 23 जुलाई 1952 को लागू हुआ था, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय, ठीक है ना। स्थापना 1951 में हुई थी, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, इसमें हस्ताक्षरकर्ता देश कौन कौन से थे? याद रखिएगा, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा क्या है, आर्थिक कूटनीति को इस रूप में भी जाना जाता है, आर्थिक कूटनीति को, ठीक है ना, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को विकास डिप्लोमेसी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है? कूटनीति, आर्थिक, शासनकाल और सैन्य शक्ति उपयोग, ये तीनों राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग हैं। विश्व संगठन में शामिल होना ये नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन 57 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ये एक स्टेटमेंट है और इसमें कहा गया है कि शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद के विजय का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम ये तीनों आसियान के सदस्य देश हैं। उत्तर कोरिया आपका नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है कि कौन से दिन को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। अगला क्वेश्चन 60 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से कौन संबंधित नहीं है? हंस मर्गेंथाउ आपके संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। कौन कौन से संबंधित है याद रखिएगा, एच.डब्ल्यू. ब्रंक, रिचर्ड स्नाइडर और बर्टन स्पेन, ये तीनों आपके निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत से संबंधित हैं। ये तीनों 1954 में इसकी स्थापना करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो रिचर्ड स्नाइडर हैं, एच.डब्ल्यू. ब्रंक हैं और बर्टन स्पेन है, 1954 में विदेश नीति विश्लेषण यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग अप्रोच का विकास किए थे। हंस मर्गेंथाउ ये यथार्थवादी स्कूल से संबंधित हैं, जो शक्ति यानी पावर और राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा गया है, हंस मर्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है तो राजनय यानी डिप्लोमेसी। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे क्या पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये, ठीक है ना। एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की स्थिति क्या है? तो भारत ने अभी पर, ठीक है ना, भारत ने अभी दोनों पर हस्ताक्षर नहीं किया है। 62 का बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, 63 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं 2025 तक? ठीक है ना, यहाँ क्वेश्चन में दिया है तो ये आपका 2025 तक 8 सदस्य और 9 प्रेक्षक देश थे। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया। प्रथम निशस्त्रीकरण दशक था 1970 से 1980 और जो द्वितीय आपका निशस्त्रीकरण शस्त्र था वो 1980 से लेकर 1990, ये द्वितीय था, ठीक है ना, ये द्वितीय था और प्रथम आपका 70 से 80 था। इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर पूछा गया है, तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग यानी थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अल्फ्रेड स्वाबी ने किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पूछा गया है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध लड़ा गया था 1971 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 66 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकट हुई किस संधि के द्वारा? तो राष्ट्र संघ के प्रसंविदा में, ठीक है ना, लीग ऑफ नेशंस, कन्वेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। बी ऑप्शन आपका राइट है 67 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं? राज्य के राष्ट्रीय शक्ति का तत्व क्या नहीं है? देखिए, प्राकृतिक साधन आपका नेचुरल और पॉपुलेशन टेक्निकल है, इंटरनेशनल लॉ नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1993 में, ठीक है, उदारीकरण की शुरुआत 1993 में होती है। डी ऑप्शन राइट है 70 का। सॉरी, यहाँ पर पूछ रहा है उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी भारत में? भारत में 1991 में हुई थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 70 का, ठीक है ना। सॉरी फॉर दिस, डी नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है 1991। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है कि शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ से। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार किससे संबंधित था? अमेरिका और रूस से, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से संबंधित है। मानव अधिकारों की अवधारणा आपका मानव होने के नाते मानव की गरिमा से संबंधित है, बेइंग ह्यूमन विथ, ठीक है, बेइंग ह्यूमन विथ ह्यूमन डिग्निटी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया आपसे निम्न में से कौन वैश्वीकरण को दर्शाता है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन को कौन दर्शाता है, तो सूचना का बढ़ता हुआ प्रवाह और बढ़ती हुई भौगोलिक आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो यहाँ दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, दूसरा और तीसरा आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 74 नंबर आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय हित के वृद्धि के साधन है, ठीक है ना, नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित के वृद्धि के साधन क्या है, डिप्लोमेसी, वार या आपका साम्राज्यवाद, बताइए। तो यहाँ पर सभी हो जाएंगे, ठीक है ना, डिप्लोमेसी, वार और साम्राज्यवाद, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 75 नंबर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इतना, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। पेपर आप लोग प्लीज़ अपना भेज दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर बच्चों को हेल्प हो सके। अगर आपको हेल्प हुआ है तो बच्चों को आगे भी हेल्प हो, इसके लिए ज़रूर क्वेश्चन पेपर आप लोग भेज दें, ठीक है। और अगर टाइम मुझे मिलेगा तो मैं आंसर की भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण संवाद का अर्थ है। उत्तर दक्षिण संवाद का अर्थ है उत्तर अमीरी देशों का प्रतीक है, जबकि दक्षिण में विकासशील देश आते हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।